हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो लास्ट क्लास में हमने हमारे पूरे क्रॉप्स का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हो सकता है ये चैप्टर मैं आज आपको कंप्लीट करा दूँ, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी बने, तो हो सकता है जितना हो सकेगा हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। सो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराएगा एंड ऑल्सो प्लीज़ मैं लाइक करें वीडियो को, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए आपकी तरफ से। सो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सब वीडियोस देख रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इट वॉज मैंशन इन द प्रीवियस पेजेस। हमने प्रीवियस पेजेस में चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के अंदर हजारों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, हो रहा है। सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और लैंड का पूरे अच्छे से पूरे टेक्नो और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए लैंड का इतने अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी है। इस डेवलपमेंट और इरिगेशन के सोर्सेज को भी डेवलपमेंट की वजह जितने भी फार्मर्स हैं वो आज भी इरिगेशन मेथड को यूज़ ना करके वो नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल के ऊपर डिपेंड है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड है ताकि उनकी फसल अच्छी से हो सके। लेकिन आज की इस बढ़ती आबादी में बहुत ही सीरियस चैलेंजेस हो रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के अंदर मोर देन 60% लोगों को उनका रोज़गार दिलाता है, उनका लाइवलीहुड दिलाता है। तो इसलिए इसमें कुछ सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। थर्स ये जो कलेक्टिवलाइजेशन है, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी हैं, ये सब हो चुके थे, लेकिन ये सब एक प्रायोरिटी दी गई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हमारी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद। लैंड रिफॉर्म मेन फोकस था हमारी इंडिया के अंदर शुरुआती 5 सालों में। इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म मेन फोकस था। जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन को लीड कर रहा था ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हो सके विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। लैंड रिफॉर्म्स के लॉज जो थे वो इनेक्ट हो रहे थे, इम्प्लीमेंट हो रहे थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करने में, उनका लागू करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत थोड़ी सी कमी रह गई थी। हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि इंडियन एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके। ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था और वाइट रेवोल्यूशन ने भी काफ़ी मदद की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों ने ही बहुत इम्प्रूवमेंट किया इस चीज़ को, लेकिन इससे जो डेवलपमेंट का कंसंट्रेशन था कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में हुआ, बाकियों में नहीं हुआ। इन 90s 80s में और 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैब डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया जिसमें इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों को इंक्लूड किया गया। फिर जैसे मान लो और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर से इन केस क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए गए ताकि लोन फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किए जा सके लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में फार्मर्स को। ठीक है, कुछ स्टेप लिए गए थे। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स दिन रात रेडियो और टेलीविज़न पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। गवर्नमेंट ने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया था ताकि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस को चेकआउट करा जा सके हर बार। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं भूदान और ग्रामदान पे। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर डिक्लेयर किया था। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट जो हुआ था, हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर में पढ़ा है, हमने हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा है हिस्ट्री में, कि जब पार्टिसिपेट हुआ था उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था एज ए सत्याग्रही बन के। इसलिए गांधी ने इस कॉन्सेप्ट को ग्राम स्वराज्य नाम दिया है। गांधी के यानी जब गांधी जी मर गए थे तो जो हमारे विनोबा भावे थे उन्होंने ही इस पदयात्रा को आगे बढ़ाया था, गांधी जी का मैसेज सबकी तरफ पूरी कंट्री में स्प्रेड करते हुए। वंस जब भी वो एक लेक्चर डिलीवर करते थे कहीं भी, जैसे उन्होंने लेट्स सपोज उन्होंने एक बार अपना लेक्चर पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में अपना भाषण दिया था, तो कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स ने डिमांड की थी कि उनको इकोनॉमिक अच्छी, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होने के लिए उनको लैंड दें, उनको ज़मीन दें खेती के लिए। विनोबा भावे ने प्रॉमिस तो नहीं किया,
तुरंत, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सरकार से इसकी बात की गुजारिश करेंगे और उन्हें लैंड दिलवाएंगे। अचानक जो थे श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे वो इलेक्शन में खड़े हो गए। उन्होंने 80 लैंडलेस विलेजर्स को 80 एकड़ ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको भूदान कहा गया। बाद में वो उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कुछ ज़मींदार और बहुत सारे जो विलेजेस थे, विलेजेस के ओनर्स जो थे, उन्होंने भी कुछ विलेजेस में लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया लैंड। इसको ग्रामदान कहा गया। यानी कि जितने भी लैंड ओनर्स थे उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट में लैंड प्रोवाइड्स किए पुअर फार्मर्स को, ताकि लैंड सीलिंग एक्ट का डर कम हो जाए। तो ये भूदान और ग्रामदान का मूवमेंट जो था विनोबा भावे के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन बताया गया है। यहाँ पे हमने 3 तरीके के रिवॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। तीनों को ध्यान में रखना है। एक और रिवॉल्यूशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में पर जान लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि वो टोटल जीडीपी शेयर करता है। अब 52% जीडीपी शेयर करता है। ठीक है। तो जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी के मैटर में, वो एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि कोई भी डिक्लाइन या फिर कोई भी स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर के अंदर वो अदर यानी दूसरी इकोनॉमी के वजह से वो डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि उससे इंडिया को लॉस हो सकता है। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके। इसके लिए उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भी एस्टेब्लिश किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाए, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सके उसकी प्रायोरिटी उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया गया। ठीक है, यानी कि इससे साफ दिया जा सकता है कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है इन सालों में बढ़ती गई, लेकिन सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई कंट्री के अंदर। यानी कि जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर के अंदर वो डीएक्सेलरेटिंग होती जा रही है, यानी पीछे की तरफ जा रही है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। आज इंडियन फार्मर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर रिडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी मिलती है वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती थी उसमें भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फार्मर्स जो है अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए और नीचे जा रहे हैं, यानी डाउन हो रहे हैं। जो भी प्रॉफिट कमाते हो वो लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से पहले एक टॉपिक आता है फूड सिक्योरिटी, उसको आप पूरा कट कर देंगे, बोर्ड ने उसे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है, आपके इकोनॉमिक्स की बुक में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, जो कि टर्म 2 में आ रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है। जब कॉलोनियल टाइम आया था इंडिया के अंदर तब का ये बात है। 19वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए थे, तो इंडिया के स्पाइसेस को इंडिया से लेकर बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता था, और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के उनको इंकरेज किया जाता था ताकि वो इन क्रॉप्स को ग्रो करें। आज भी इंडिया जो है स्पाइसेस के मामले में बहुत ही एक एक्सपोर्टेड कंट्री है, क्योंकि इंडिया के यहाँ से मसाले जाते हैं वहाँ पे। फिर ब्रिटिश पीरियड के वक्त जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया के नीचे, कॉटन थी वो भी ब्रिटिश को अट्रैक्ट करने लगी, और अल्टीमेटली कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से और ब्रिटेन में जाने लगा एज अ रॉ मटेरियल उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश जो था, उनमें गुड क्वालिटी और कॉटन का अवेलेबिलिटी आने लगा इंडिया से। हमने चंपारण मूवमेंट पढ़ा था 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि फार्मर्स जो थे उस रीजन को उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो प्लांटेशन करे बजाय फूड क्रॉप्स के, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इसकी ज़रूरत थी जो कि ब्रिटेन के अंदर थी। और वो फूड क्रॉप्स को नहीं उगा पा रहे थे ताकि अपनी फैमिली नीड्स को सस्टेनेबल कर सके। ग्लोबलाइजेशन के अंडर पर्टिकुलरली 1990 के बाद फार्मर्स जो थे इंडिया के अंदर उनको नए चैलेंजेस सामने आए। डिस्पाइट इंडिया जो था वो प्रोड्यूसर था राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, जो कि और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जो बाहर जाते थे।
यहाँ पे एक मैप दे रखा है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, क्योंकि हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर रेट बढ़ चुकी थी उन कंट्रीज़ में। आज भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी झेल रहा है। इस एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट यानी प्रॉपर अच्छे से इम्प्रूवमेंट इसको दिया जाना चाहिए मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन को देखते हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन आज कंट्रोवर्सीज़ के अंडर में ये लैंड डिग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा वो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल्स का ओवर यूज़ हो रहा है, एक्विफायर्स ड्राई हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी गायब हो रही है। अब यहाँ पे एक और रिवोल्यूशन हम पढ़ेंगे जो कि है जेने रिवोल्यूशन, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ पावरफुल सप्लीमेंट रिकॉग्नाइज किया गया है नए वैरायटी के सीड्स को इन्वेंट करने में। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो भी आज प्रैक्टिस हो रही है बिना किसी फैक्ट्री मेड केमिकल्स में, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मैनर में इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बचा है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इकोनॉमिक्स ये सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो उनका फ्यूचर मतलब अच्छा नहीं है, ब्राइट फ्यूचर नहीं है अगर वो ऐसे ही ग्रेन्स फूड क्रॉप्स उगाते रहेंगे तो। ठीक है, इंडिया रूरल पॉपुलेशन अबाउट है 833 मिलियन, जो कि 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेट एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंडेंट है, जिसमें हाफ ऑफ अ हेक्टर पर पर्सन के हिसाब से एवरेज बहुत ही कम है। इंडियन फार्मर्स जो हैं वो अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करते हैं सीरियल से हाई वैल्यू वाली क्रॉप्स में, जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज होती है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अपना भी कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जत्रोपा एंड जोजोबा, इनको बहुत कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। राइस और शुगर केन से भी बहुत कम की ज़रूरत होती है। तो इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये लास्ट पैराग्राफ दे रखा है, इससे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। आइए हम मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं। Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? So the answer is plantation agriculture. हमने पढ़ा था। Which of the following is a rabi crop? इनमें से rabi crop कौन सी है? gram. Next, which one of the following is a leguminous crop? Leguminous crop है pulses. ठीक है, except अरहर, बाकी सब है leguminous crop. तो इसी के साथ हमारा दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को ये कंप्लीट सेशन पूरा समझ में आया होगा, आपको मेरा पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ 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 गिव इट अ लाइक बटन। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि मुझे अच्छा से रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।